हाँ, तो देखिए, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो हम देखेंगे एक तरीके से महापाषाण जो हैं वो क्या थी। तो महापाषाण जो थी अपने आप में बड़े बड़े चट्टानों के, शिलाओं के खंडों को काट कर अलग करके और एक इस क्रम में जमाया जाता था, एक गोलाकार क्रम में अलग अलग श्रेणियाँ इनकी मिली है और उनके अंदर शवों को दफनाया जाता था। तो एक प्रकार से ये महापाषाण जो है वो कब्र है। और महापाषाण जो हैं वो हमें विश्व के अनेक देशों में मिले हैं। अमेरिका में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, ब्रिटेन में भी मिले हैं। अलग अलग जिस प्रकार से इनको बनाया गया था उनको उस हिसाब से इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। हम केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और देखेंगे कि महापाषाण जो भारत में है वो मुख्य तौर पर दक्षिण भारत और दक्कन में मिलते हैं। और भी हम देखेंगे कि पूरी भारत, कश्मीर में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये दक्षिण भारत के अंदर हमें मिलते हैं। तो अब देखिए, ये शिलाखंड महापाषाण काल के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि शब्द से ही हमें पता चल रहा है, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को लगाया गया था, इसलिए इन कब्रों को कहा गया महापाषाण नाम दिया गया। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से, बड़े एकदम क्रमबद्ध तरीके से, तरतीब के साथ इन पत्थरों को लगाया गया था, व्यवस्थित तरीके से लगाया गया था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। आज से कितने साल पहले? 300 साल पहले, या यूँ कहें कि 1000 ईसा पूर्व जो है ये महापाषाण कब्रें हमें मिलती हैं। या यूँ पूछ लें कि महापाषाण काल जो है वो किस समय से संबंधित है, तो वो हमें पता होना चाहिए, आज से 3000 साल पहले या 1000 ईसा पूर्व। यह प्रथा दक्कन और दक्षिण भारत मुख्य तौर पर इस जगह प्रचलन में थी। दक्कन और दक्षिण भारत में तो काफ़ी हमें महापाषाण मिले हैं या ऐसी कब्रें मिली हैं। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के कुछ से लेकर तमिलनाडु, केरल तक के क्षेत्रों में ये महापाषाण हमें मिले हैं। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर और कश्मीर में भी प्रचलन में थी। तो हम देखिए, कश्मीर में भी महापाषाण कब्रें मिली हैं या महापाषाण हमें मिले हैं। ये एक अपने आप में कश्मीर में जो मिली उसकी विशेषता थी एकाश में। एकाश में मतलब है कि एक ही चट्टान या पत्थर से पूरी की पूरी कब्र को बनाया गया था। एकाश पत्थरों को बनाया गया, टुकड़े नहीं किए गए थे। तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण मानचित्र, पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कोशिश करते हैं अपन मानचित्र अगर यहाँ पे आ सके तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है तो हम देखेंगे कि जो ग्रीन कलर से ये दिखाए गए हैं सर्किल से, तो ये दोनों ब्रह्मगिरी जो कर्नाटक में है और आदिलचनलूर जो है तमिलनाडु में, ये दोनों जो स्थल हैं महापाषाण कालीन स्थल हैं और दोनों ही जगह से हमें बड़े बड़े महापाषाण मिले हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मुख्य तौर पर जो हमें महापाषाणी स्थल मिले हैं वो मिले हैं दक्षिण भारत से। अब देखिए, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। तो हम देखिए, महापाषाण को बनाने की जो तरीके हैं उनके आधार पर कुछ महापाषाण ऐसे होते थे जिनको खड्डे खोदकर, धरातल में खड्डे खोदकर एक खाई खोदी जाती थी, उस खाई में बड़े बड़े पत्थर और लगाए जाते थे, गोलाकार होते थे, और फिर बाद में बीचों बीच जो है वो एक 4 पत्थरों से एक आयताकार बॉक्स बनाया जाता था और उसमें शवों को रखा जाता था। तो ये जो है जो कुछ तो किससे मिले हैं, ज़मीन के भीतर मिले हैं। इनको हम बोलते थे शिष्ट, क्या बोलते थे? शिष्ट संवादान, शिष्ट समाधान या शिष्ट समाधियाँ, या यूँ की शिष्ट समाधियाँ जो ज़मीन के अंदर थी, अंदर थे, है ना। एक मिनट, मैंने ऊपर वाले पे किया है तो यहाँ पे थोड़ा सा जाना है। जो ज़मीन के अंदर थे उनको क्या कहा हमने? शिष्ट समाधान। और जो ज़मीन के ऊपर मिले हैं उनको हम नाम देते हैं डॉलमेन। डॉलमेन, इसमें खाई नहीं खोदी जाती थी, इसमें पत्थर जो है जब धरातल के ऊपर रखे जाते थे और इन ऊपर रखे हुए पत्थरों को फिर एक
राउंड में जोड़ा जाता था और बीच में जो है वही एक पत्थरों से आयताकार बक्सा बनाया जाता था, एक जिसमें शवों को रखते थे। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई महापाषाण जो है वो कई प्रकार की श्रेणियाँ मिली हैं, उसमें दो हमें देखना है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि भाई कुछ ज़मीन के ऊपर होते थे जिन्हें हम डॉलमेन कहते हैं, और कुछ महापाषाण जो है ज़मीन के अंदर मिले जिन्हें हम शिष्ट समाधियाँ या शिष्ट समाधान कहते हैं। तो देखिए ये एक उदाहरण भी अपन देखेंगे, चित्र जो दे रखा है वो देखेंगे अपन। शिष्ट जो समाधान है या शिष्ट समाधि जो है उसका ये उदाहरण है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो जो धरातल से बाहर होते हैं उनके जो पत्थर हैं वो सामान्य तौर पर आसानी से देखे जा सकते हैं गोलाकार रूप में, ये जो संरचना है वो पूरी बाहर दिखती है। और कई बार जब धरातल के अंदर ये महापाषाण कब्रें बनाई गई तो उनके अंदर उनको पहचानने के लिए या उस स्थान को चिन्हित करने के लिए वो उसके ऊपर केवल एक पत्थर खड़ा कर देते थे, तो वो मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। एक प्रकार से चिन्ह कर दिए जाते थे जिससे कि इन कब्रों को पहचाना जा सके इनके उपयोग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा। अब देखिए महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने देखा कि ये इतने बड़े बड़े पत्थरों को चट्टान से अलग करना, फिर उनको तराशना, उनको एक आकार में ढालना, खाइयाँ खोदना और उसके बाद में फिर शव को उसमें दफनाना। तो हमने जो कार्यों की सूची बनाई है, नीचे कुछ कार्य दे रखे हैं, उन्हें क्रमबद्ध करो। तो सामान्य तौर पर हम हमारे विवेक के अनुसार ये जो 4 कार्य देखें, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए व्यक्ति को दफनाना। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो काम किया जाता था वो किया जाता था कि चट्टानों से बड़े पत्थरों को अलग किया जाता था और इनको तराशा जाता था। जिस साइज का हमें चाहिए था उस आकार में, उस रूप में ढालना होता था। उसके बाद में शिलाखंडों को उस स्थान से लाया जाता था जहाँ पर हमें उनको लगाना है। फिर हम गड्ढे खोदते थे, किस प्रकार का हमें समाधान चाहिए, शिष्ट प्रकार का चाहिए तो वो एक पूरी खाई खोदी जाती थी और उस खाई में फिर उन पत्थरों को लगाया जाता था और उसके बाद में मरे हुए व्यक्ति को दफनाया जाता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि महापाषाण काल जो है वो किस मृदभांड संस्कृति से संबंधित रहा है। हमने पहले ही समझ लिया है कि मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला मिली है, मिट्टी के बर्तन जो हमें अलग अलग कालों में देखने को मिलते हैं, वो उन लोगों की संस्कृति को समझने में और उनका कालखंड निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिनको हम बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि महापाषाणकालीन जो लोग हैं वो किस मृदभांड संस्कृति के हैं। काले और मिट्टी के बर्तन मिले हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के से संबंधित हैं। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोग जो है वो लोहे से परिचित हो गए थे और लोहा एक ऐसी धातु है जिसके कारण बाद के मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गए थे। हम देखेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से लोहे ने मानव के जीवन में या मानव के विकास में अपना योगदान दिया था। घोड़ों के कंकाल मिले हैं और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने मिले हैं। घोड़ों के कंकाल मिले हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि उस समय के मानवीय संस्कृति जो उनकी थी या उस समय के मानव जो था उसके जीवन में घोड़े का महत्व बहुत था। सामान और पत्थर और सोने के सामान मिले हैं, पत्थर तथा सोने के गहने भी मिले हैं इन्हीं महापाषाणों के अंदर। तो इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि सोने के गहने मिले हैं तो मतलब स्वर्ण धातु से ये परिचित थे। आपको एक सवाल का जवाब देना है यहीं साथ साथ मुझे याद आ गया कि चांदी जो है, चांदी का या चांदी के प्रथम प्रमाण भारत के अंदर कहाँ मिलते हैं। चांदी का प्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है भारत के अंदर, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है। अब देखते हैं कि यहाँ से लोहे के औजार मिले हैं। ये सारी विशेषताएं हैं महापाषाण काल की, है ना। पहली विशेषता हो गई कि ब्लैक एंड रेड वेयर मिले हैं, दूसरी विशेषता हो गई लोहे के औजार मिले हैं, तीसरे के घोड़े से परिचित थे, और चौथी है कि पत्थर और सोने के गहने
मिले हैं, सामान मिले हैं। और ये सारी चीज़ें बताती है कि वो लोग जो है पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखते थे कि भाई मरने के बाद भी जो मानव का जीवन है वो चलता है, दूसरा जीवन चलता है, उस जीवन के अंदर इन चीज़ों की उसको आवश्यकता होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो शिष्ट समाधान जो दे रखा है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या है? इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है। तो हम देखेंगे, देखो ये पूरा जो एक तो ये खाई खोद कर धरातल के अंदर है, और हमने देखा था कि धरातल के अंदर जो है वो किस प्रकार का है, शिष्ट समाधान है। अगर ये धरातल के ऊपर बना हुआ होता तो ये कौन सा होता, डोलमेन प्रकार का होता। अब देखते हैं शिष्ट समाधान के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो आयताकार ताबूत जो बना हुआ है, पत्थर से जो एक बक्सा नुमा जो बना हुआ है, उसके अंदर देखो ये गोल सा होल दिख रहा है। इसी होल को हमने नाम दिया है पोर्ट होल। क्या कहा है? पोर्ट होल। और ये पोर्ट होल का क्या काम था? ऐसा माना गया है कि ऐसे जहाँ पे भी जो साक्ष्य मिले हैं ऐसी कब्रों के, ऐसे महापाषाणों के, तो उसमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। और ऐसा माना गया है कि ये जो कब्र रही है वो एक ही परिवार के सदस्य के लोगों की रही है, और कालांतर में जब भी उस परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती थी तो इसी पोर्ट होल के माध्यम से वो शवों को अंदर दफनाते थे। तो देखिए, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता था। एक पत्थर से बना हुआ जो संदूक है या कमरा है, या जिसे हम ताबूत कह रहे हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता है। अब देखिए, क्या हड़प्पा के शहरों में भी लोहे का प्रयोग हुआ था? तो हमने देखा कि हड़प्पा के अंदर लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। केवल हड़प्पा के लोग उत्तरोत्तर कौन सी धातु से परिचित थे? कांसा बनाने से वो परिचित थे। और हमने देखा था कि वो कांसा तांबा और टिन से बनता है, और तांबे और टिन की आपूर्ति जो है वो राजस्थान और अफगानिस्तान, ईरान से करते थे। अब देखते हैं अपन किन महापाषाण कब्रों से जो लोहे के औजार मिले हैं, तो वो देखते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले ये घोड़े को नियंत्रण करने के लिए लोहे के कुछ सामान्य से औजार मिले हैं। नीचे हम देखेंगे कुल्हाड़ियाँ मिली है और ये कटार मिली है, जिससे हम सामान्य तौर पर ये कह सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो पूर्ण रूप से लोहे से परिचित थे। अब देखिए, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। हम देखेंगे कि जैसी जो ये महापाषाण मिले हैं, और महापाषाणों के अंदर जो अलग अलग जो चीज़ें मिली हैं, उन कब्रों की तुलना के आधार पर, उन चीज़ों के आधार पर हम ये बताते हैं कि समाज में समानताएं थी या असमानताएं थी। और हम देखते हैं कि कुछ कब्रों के अंदर भौतिक उपयोग की चीज़ें ज़्यादा मिली हैं, और कुछ कब्रों के अंदर बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं मिली हैं। इसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि कोई विशेष कब्र जो है वो किसी अमीर व्यक्ति या शासक वर्ग के लोगों की रही होगी, और जो इसमें कुछ भी नहीं मिला वो गरीब व्यक्ति की रही होगी। तो इस आधार पर हम बताते हैं कि समाज के अंदर क्या थी, सामाजिक असमानता थी। तो हमें ये समझना है, ये प्रश्न बनता है कि महापाषाण काल के अंदर समाज के अंदर विषमताएँ पाई गई हैं या नहीं, या कोई भी महापाषाण काल से रिलेटेड 4 बातें दे दी गई, उनमें से अगर सही को छांटिए या गलत को छांटिए, तो उनमें एक महत्वपूर्ण ये लाइन बनती है या पॉइंट बनता है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी, कि भाई साथ में जो चीज़ें रखी गई है वो शायद मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। मानचित्र 2 में देखिए, अभी हमने देखा था ब्रह्मगिरी को खोजो, और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के अंदर, और यहाँ से जो एक कब्र मिली है उसके अंदर कितने मिले? 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये जो 33 सोने के मनके और शंख वाली जो है वो अपने आप में क्या हो गई, किसी विशेष व्यक्ति की कब्र हो गई। और ये अपने आप में जो जहाँ पे सामान्य मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये क्या हो गई, सामान्य जन या गरीब की हो गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई वास्तव में समाज के अंदर असमानताएं थी, कुछ गरीब वर्ग था और कुछ अमीर वर्ग था। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे या शासक वर्ग थे, और कुछ लोग शासित होने वाले या अनुयायी थे, उन लोगों के अनुयायी थे। अब देखिए, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी? तो हम देखेंगे, जैसा कि अपन ने अभी शिष्ट समाधान का जो चित्र देखा था उसमें हमने देखा था कि एक क्या था, पोर्ट होल था। और पोर्ट होल ये दर्शाता है कि कालांतर में जो भी एक ही परिवार के लोग मरे थे
उनको इसी पोर्ट होल के माध्यम से उस कब्रगाह या उस ताबूत के अंदर या उस पत्थर के कमरे के अंदर या संदूक के अंदर रखा जाता था। तो इसके आधार पर हम ये मानते हैं कि हाँ, कि कुछ कब्रें ऐसी थी जो कि केवल खास परिवारों के लिए बनाई गई थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। चिन्हों का काम क्या करते थे कि भाई एक बार दफना दिया और कालांतर में सालों बाद जब किसी दूसरे की मृत्यु होती थी तो उनको पता तो होना चाहिए कि वास्तव में उनका जो महापाषाण है वो कौन सा है। तो उसको पहचानने के लिए वो बड़े बड़े गोलाकार पत्थर लगाते थे, जैसा कि अपन ने चित्र के अंदर देखा, या चट्टानों को चिन्ह के तौर पर काम में लेते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इन चिन्हों के आधार पर पहचान कर अपने महापाषाण के अंदर वो वापस से अपने परिवार के मरे हुए व्यक्ति को दफनाने आते थे। अब देखिए, अब हम देखते हैं इनाम गांव। इनाम गांव जो है वो अपने आप में एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। कौन सी है? ताम्रपाषाण कालीन। यहाँ से लोहे के कोई प्रमाण हमें नहीं मिले, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। पहली बात तो महापाषाण से हमें किसके प्रमाण मिले? लोहे के प्रमाण मिले। अभी जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद में जो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन मैं बनाने का प्रयत्न करूंगा और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो समझ पाएंगे कि 6 क्लास की बुक में से भी किस प्रकार के हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हम देख सकते हैं। देखिए, मानचित्र 2 में इनाम गांव देखो, तो देखो हम वापस से मानचित्र 2 देखते हैं और महाराष्ट्र के अंदर हम देखेंगे कि ये देखो बिल्कुल यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ये इनाम गांव है, छोटा मानचित्र। अब देखिए अब क्या है इसके बारे में, इनाम गांव के बारे में कुछ विशेष बातें अपन देख लेते हैं। काफ़ी इस पैराग्राफ में 3-4 बातें विशेष दे रखी है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि यह जो है स्थल जो है वो भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे हमें मिला है। तो ध्यान रखना है, दोनों ही नदी इंपॉर्टेंट है। घोड़ और घोड़ किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी की सहायक नदी है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। तो ये सभ्यता जो है इनाम गांव या ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है वो कब की है? आज से 3600 साल पहले से लेकर 2700 साल, या यूँ कहें कि आज से 1600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के मध्य की है। ठीक है ना, पूर्व के मध्य की है। ठीक है, और हमें पता है कि हम ईसा से आज कितने साल आगे निकल चुके हैं? 2000 साल आगे निकल चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आज से 3600 साल पुरानी है। अब देखिए, यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। तो ये एक विशेषता थी। और हमने समझा कि भाई समाधान जो है मृत्यु के बाद शव के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है अलग अलग संस्कृतियों में, उनके माध्यम से, उन समाधानों के माध्यम से हम बहुत सारी बातें उन संस्कृति के बारे में जानते हैं। जैसे कि अभी महापाषाण कालीन संस्कृति जो है वो पूरी की पूरी हमने किसके आधार पर जानी? उसी समाधान के आधार पर जानी। अब देखिए, ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाते थे और सामान्य तौर पे ये मानते थे कि भाई मृत्यु के बाद भी जीवन होता था और ये उनके लिए वहाँ पर काम में आएंगे। अब देखिए, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। तो अब देखो, इनाम गांव के ही एक जगह के बारे में बताया गया है कि एक आदमी है जो एक बड़ा मकान जो था उसके आंगन में उसको दफनाया गया है और दफनाने के लिए भी एक संदूक को, मिट्टी के संदूक को काम में लिया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी मिला है। शव के पैर मुड़े हुए थे। तो हम समझ सकते हैं जिस आधार पर इसका वर्णन किया गया है या जो साक्ष्य हमें मिले हैं उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो अपने आप में कोई विशेष व्यक्ति रहा होगा। हो सकता है कि ये वहाँ का, उस राज्य का या उस गाँव का या उस क्षेत्र का शासन करने वाला रहा हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो एक तो बड़े घर में रहा है, बड़े घर में ये इसके साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, जो ये संकेत करता है कि आर्थिक तौर पर ये संपन्न रहा होगा
और दूसरा इसके घर से क्या मिला है, अनाज का एक गोदाम मिला है, जो ये बताता है कि विपत्ति के काल में या आपदा के समय के अंदर इस अनाज का जो उपयोग है वो सामान्य लोगों के लिए करता होगा। अब देखिए, पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद में नीचे देखेंगे, या पहले नीचे देख लेते हैं, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे। देखिए, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। अब हम समझेंगे भाई इनाम गांव के जो लोग थे वो क्या क्या काम धंधे करते थे। तो हम देखेंगे यहाँ की कृषि की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी है। यहाँ से हमें सिंचाई की सुविधाएं, नहरों के कुछ प्रमाण मिले हैं, जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि इनकी कृषिगत जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। पशुपालन जो है उसके प्रमाण यहाँ से मिले हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे औजार और धातु और तांबे के औजार हमें मिले हैं और खिलौने मिले हैं, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ऐसे उद्योग भी यहाँ पर रहे होंगे जो धातु को पिघलाकर अलग अलग सांचों में डालकर अलग अलग काम किए जाते थे। ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में पाई जाती थी। तो ऐसा माना गया है कि सामान्य तौर पर ये जो लोग हैं दूर दराज के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। मुख्य तौर पर इनाम गांव जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना। और इनाम गांव जो थी वो जोरवे सभ्यता का ही भाग थी, जोरवे, ठीक है ना, जोरवे सभ्यता। लेकिन उस जोरवे सभ्यता के जो पुरास्थल मिले हैं उनमें इनाम गांव ऐसा है जो एक तरीके से नगरों की ओर बढ़ रहा था, अपने आप में बहुत बड़ा कर लिया था, और इसके अंदर ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ शहरी सभ्यता जो है उसके भी हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि ये लोग इन्हें खाते थे। तो हम देखते हैं सामान्य तौर पर जो प्राकृतिक तौर पर जिसकी मृत्यु होती है उसकी हड्डी सीधी तौर पर हमें सुरक्षित मिलेगी। आज भी हम देखते हैं कि कोई जानवर मर जाता है तो उसकी हड्डियाँ बिल्कुल सीधी रहेंगी, और अगर कटी हुई हड्डियाँ मिलती हैं, हमें जगह जगह से कटी हुई हड्डियाँ मिलती हैं, इससे इतिहासकार या पुरातत्वविद अंदाज़ा लगाते हैं कि वो लोग जो है जिस भी जानवर की वो हड्डियाँ मिली है उनको अपने भोजन के रूप में या उनका मांस वो खाते थे। अब देखिए, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। तो बहुत सारी हड्डियां मिली गई हैं, जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि ये पशुपालक थे और इन जो जानवर मिले हैं उनको पालते थे। और कुछ प्राकृतिक जानवर हैं जो प्रकृति के अंदर पाए जाते थे, उनकी भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। ऐसे रसभरियाँ मतलब ऐसे रसदार फलों को एकत्रित किया जाता था। तो एक प्रकार से जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको भी वो इकट्ठा करते थे और उनका उपयोग भी करते थे। अब देखिए, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। तो सामान्य तौर पर हम समझ सकते हैं कि कृषि का कार्य करते थे, उसके बाद पशुपालन का कार्य करते थे, उसके बाद में ये संग्राहक का कार्य करते थे, यहाँ से समझ सकते हैं, और शिकार भी करते थे। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ जो जानवर हैं, जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, उनकी हड्डियाँ हमें यहाँ पर मिली हैं। अब देखिए, अब हमने हमेशा हम देखते हैं कि हमारे जो अध्याय है उसके अंत में एक अन्यत्र नाम का एक बॉक्स आता है, जिसमें अध्याय में जिस कालखंड के बारे में बताया हुआ होता है उसी से रिलेटेड विश्व के दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा था उस समय, तो उसके बारे में बताया गया। अब हाँ, यहाँ पर पढ़ेंगे हम चीन के बारे में। और चीन के बारे में क्या पढ़ेंगे कि चीन के अंदर एक प्रथा थी, बहुत आश्चर्यजनक प्रथा थी, एक रोचक प्रथा थी कि यहाँ के जो राजा थे, बड़े बड़े जो राजा थे, वो राजा क्या करते थे, अपने भविष्य जानने के लिए भविष्यवेत्ताएं हो, तो इनकी एक परंपरा रही है ये, है ना। ऐसा कोई अंधविश्वास तो रही है, उसके साथ परंपरा रही है, सालों तक चली हुई है, और लोगों का विश्वास भी बहुत रहा है उसमें। तो वो राजा क्या करते थे, जो भविष्यवक्ताएं होते थे, जो भविष्य के बारे में बताते थे, उनके पास पशुओं की हड्डियों के अंदर, पशुओं की हड्डियों के ऊपर लिपिकारों से अपने सवाल लिखवाते थे। जो भी उनके मन के अंदर संशय होते थे, उन संशयों को उन हड्डियों के ऊपर लिखते थे, उन प्रश्नों को हड्डियों के ऊपर लिखते थे। फिर भविष्यवक्ता उन जो हड्डियाँ हैं उनको आग में रखते थे, और आग में रखने के कारण वो चटक जाती थी, और चटकने के बाद जो दरारें उत्पन्न होती थी उसके आधार पर जो उन्होंने प्रश्न लिखे थे उन प्रश्नों के वो उत्तर देते थे। तो ये परंपरा जो है वो चीन के अंदर चलती थी। देखिए, अपन थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। एटलस में चीन को देखो, कोशिश करेंगे अगली बार से एक विश्व का नक्शा भी अपन अपने साथ रखें जो आप लोग उससे आसानी से समझ सकें।
लगभग 3500 साल पहले, आज से कितने साल पहले, 3500 साल पहले। और अगर ईसा पूर्व की बात करेंगे तो कितना ईसा पूर्व हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व। हम यहाँ लेखन कला के सबसे प्राचीनतम उदाहरणों में से एक उदाहरण देखते हैं। हम देखते हैं कि जितने जो लेखन कला से परिचित जब लोग होने लगे थे, उन लिपि के आविष्कार को जानने लगे थे, उनमें से प्राचीनतम उदाहरण में से एक उदाहरण हमें चीन में देखने को मिलता है। देखो क्या मिलता है यहाँ पर, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ भी कहा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई भविष्यवाणी वाली हड्डियाँ किस देश से प्रचलित है, कहाँ पर भविष्य किया, इस प्रकार से भविष्यवक्ताओं द्वारा भविष्य बताया जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। तो लिपिकार, हड्डियों पर लिखने वाले जो लोग होते थे वो अपने आप में अलग से होते थे, क्योंकि हड्डी पर लिखना जो है अपने आप में एक अलग कौशल है। अगर उसमें आप प्रशिक्षित नहीं होगे तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। तो लिपिकारों द्वारा इन हड्डियों पर लिखवाया जाता था। क्या वे युद्ध जीतेंगे, प्रश्न होते थे उनके, जो भी उनके मन में संशय होती थी, दुविधा होती थी। क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था और इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रही होंगी। ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। तो ये एक वहाँ पर परंपरा रही है, प्रथा रही है, एक प्रचलन रहा है जो अपने आप में रोचक है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए और हम समझ सकते हैं कि भविष्यवक्ता जो है वो हमेशा ही सही सिद्ध नहीं होते थे। कभी न कभी उनकी जो भविष्यवाणी है वो गलत भी होती है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे भविष्यवक्ता हमें मिलेंगे जो अलग अलग आधार पर आपके भविष्य को बताते हैं। कोई रेखा के आधार पर बताता है, कोई ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, खगोल शास्त्र के माध्यम से बताता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई हड्डियों की या भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहाँ प्रचलन में थी, इस प्रकार की प्रथा कहाँ पे प्रचलन में थी, तो हमें पता होना चाहिए। चीन में थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो हम देखेंगे चीन में भी 1500 ईसा पूर्व तक लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। उन्होंने उत्तरोत्तर किस धातु का से परिचित थे, कांसे से परिचित थे। और इन्होंने जो बेशुमार दौलत इकट्ठी की थी उसमें भी जो, क्योंकि ज़्यादा उत्तरोत्तर जो खोजी गई जो धातु थी वो कांसा ही थी, तो कांसे के बर्तनों का उपयोग जो है बहुत बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। और चीन के जो राजा थे वो अपने आप में एक शक्तिशाली राजा थे। सबसे पहले बड़े बड़े राज्य स्थापित करने का जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है वो चीन के अंदर ही मिलता है। राजनीतिक रूप से जिस प्रकार के राजा के बारे में हम सोचते हैं और राजा की जो अवधारणा हमारे दिमाग में आती है, उसके पहले प्रमाण जो है विश्व के अंदर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, चीन में ही देखने को मिलते हैं। इन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, साम्राज्यों पर अधिकार किया, राजधानियाँ बनाई। तो ये जो जिन राजाओं के बारे में हम विचार करते हैं, सोचते हैं, उस प्रकार के राजा जो है हमें चीन में देखने को मिलते हैं। देखिए ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में कोई एक अंतर बताओ। तो हमने देखा ऋग्वेद का जो राजा था वो वास्तव में बहुत बड़े साम्राज्य का राजा नहीं था। वो तो अपने आप में क्या होता था, योद्धा होता था, और उसका काम क्या होता था, युद्ध में नेतृत्व करने का काम होता था। युद्ध में नेतृत्व करने का काम होता था। सामान्य तौर पर उसकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, उसका कोई बड़ा साम्राज्य नहीं होता था। और यहाँ चीन के राजाओं की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होते थे, उनका स्थायी साम्राज्य होता था, एक भौतिक सुख सुविधाएँ होती थी, एक वैभव होता था उनके। बड़े बड़े उन्होंने अपने जो साम्राज्य है, उनकी निशानी है, उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बड़े बड़े महल और ऐसी संरचनाएँ बना रखी थी। तो चीन और ऋग्वेद के राजाओं में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ऊपर एक पैराग्राफ अपना रह गया, उसको अपन देख लेते हैं। देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। हम देखेंगे कि भाई कंकालों का अध्ययन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है और कंकाल के अध्ययन हम कैसे करते हैं। प्राचीन समय में किस प्रकार से किया जाता था और आधुनिक समय में हम किस प्रकार से, किस आधार पर पता करते हैं कि ये कंकाल जो है वो किसके हैं। बच्चों के और बड़ों के कंकालों को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे में अगर लिंग का निर्धारण करेंगे, भाई पुरुष का है या महिला का है, या बालक का है या बालिका का है, तो वो अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और पुरुष और स्त्री के कंकालों में शुरुआत के समय में जो इतिहासकार थे, पुरातात्विकविद थे, वो उनके साथ मिली हुई जो चीज़ें थी उनके आधार पर उन कंकाल का लिंग निर्धारण करते थे। जैसे महिलाओं का लिंग निर्धारण करने में वो वहाँ से मिले आभूषणों को प्राथमिकता देते थे। लेकिन बाद के काल में हम देखते हैं कि जो शारीरिक ढांचा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंकाल मिले हैं जहाँ पे पुरुषों ने भी आभूषण
अब पुरुषों के कंकाल के साथ भी आभूषण मिले हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर शारीरिक जो ढांचा है, हड्डियों का जो ढांचा है, उसके आधार पर बाद में ये पहचाना जाने लगा कि ये जो कंकाल है वो स्त्री का है या पुरुष का है, क्योंकि महिलाएं जो है वो बच्चों को जन्म देती हैं और बच्चों को जन्म देने से पहले अपने गर्भ में रखती हैं। इस वजह से उनकी जो कमर की जो हड्डी है, कूल्हे की जो हड्डी है, वो पुरुष की हड्डी से अपेक्षाकृत थोड़ी सी बड़ी होती है। तो उस आधार पर कंकालों का लिंग निर्धारण किया जाने लगा, जो आधुनिक अध्ययन का ही परिणाम है। देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता कि हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या यूँ कहें कि कमर का जो हिस्सा है वो या कूलों पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों की आधुनिक अध्ययन पर आधारित है कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हम कंकालों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। इनकी जो शारीरिक जो संरचनाएं, हड्डियों का जो ढांचा है, उसके आधार पर लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो देखिए, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। हम देखेंगे चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे और कनिष्क के दरबार में थे। ये आगे जाके हम जब पढ़ेंगे, ये कुषाण वंश का राजा, और हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो कनिष्क के दरबार में थे चरक, और इन्होंने लिखी थी चरक संहिता। आगे लिखा हुआ भी है चरक संहिता। और ये चरक संहिता इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि आज के भी जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं वो भी इसको पढ़ने में, इसको समझने में इस किताब को बहुत प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध वैद्य थे चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। हम देखते हैं कि आज हमें सामान्य तौर पर पता है, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट तौर पर हमारे जो ढांचे हैं उसके एक हड्डियों को गिन के बताया कि हमारी कुल हड्डियां जो है वो कितनी है, 206। और चरक ने जो हड्डियां बताई हैं वो कितनी है, 260। और हम ये मानते हैं कि चरक जो है, उन्होंने जो 360 जो हड्डियां बताई है, क्षमा करना, तो उसके अंदर जिनको हम हड्डियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उन चीज़ों को भी उसने जोड़ लिया होगा। ये सामान्य तौर पर ये माना जाता है। तो संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि 260 से बढ़कर 360 जो हड्डियां बताई, उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। और हम देखेंगे कि इन्होंने आज से 2000 साल पहले शल्य चिकित्सा के बारे में, इसके बारे में बताया है। शल्य चिकित्सा का मतलब है कि ऑपरेशन करने के बारे में इन्होंने किन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस चीज़ का कर सकते हैं हम, ये उदाहरण जो है हम इनकी पुस्तक में देखने को मिलते हैं आज से 2000 साल पहले, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।